चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, व्यवस्थित रूप से चल रही चारधाम यात्रा, मानसून को लेकर अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। लोकसभा के बाद उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज। बद्रीनाथ से कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल पर खेल सकती है दांव। गोदियाल बोले, उम्मीदवारों को जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता करेंगे काम। अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशीमठ। तो नैनीताल के कोशिया कुटोली तहसील के नाम श्री कैंचीधाम तहसील होगा। सीएम धामी ने की थी घोषणा। जून में जल रहा उत्तराखंड। देहरादून में गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश। अगले 3 दिन और बढ़ेगा पारा। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ उत्तराखंड के विकास को और गति मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की 9 विकास परियोजनाएं पीएम मोदी की टॉप लिस्ट में हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू होगा। इसके साथ ही देहरादून हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, पिथौरागढ़ हवाई अड्डे से भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करवाना पीएम मोदी की प्राथमिकता होगी। पहले से काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के 9 प्रमुख कामों को अपने 9 रत्नों में शामिल किया है, विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है। उन सब पर मैं बात करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार से जो देहरादून से हमारी कई सारी हवाई सेवाएं और प्रारंभ होनी है, उसके लिए भी अनुरोध करूंगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है, तो उसमें हमारी औपचारिकताएं बची हैं काठमांडू और इत्यादि जाने के लिए, क्योंकि इमिग्रेशन का खुलना है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है जल्दी से वो हो जाए। पंतनगर का हवाई अड्डा, यह हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए समस्त औपचारिकताएं जो राज्य सरकार की तरफ से की जानी है लगभग पूरी हो गई है। केंद्र से हम अनुरोध करेंगे इसी प्रकार पिथौरागढ़, चिन्याली, सौड़ और गौचर ये हवाई पट्टी भी हमारी संचालित हो। साथ में जो कनेक्टिविटी का है, जैसे चारधाम सड़क मार्ग हमारा तेजी से बना है, कुछ काम अभी और होने हैं, जैसे उत्तरकाशी से गंगोत्री का मार्ग है। इसी प्रकार से हमारा कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्ग के लिए भी हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि मार्गों के मामले में भी है, रेल सेवाएं भी हैं, बिजली की परियोजनाएं हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआत के साथ और राज्य के विकास को और गति मिलेगी। राज्य की 9 विकास परियोजना पीएम मोदी की टॉप लिस्ट में है, उन पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही देहरादून हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, पिथौरागढ़ हवाई अड्डे से भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करवाना है। राज्य में सड़क एवं परिवहन पर बेहतर कार्य करना पीएम मोदी की प्राथमिकता होगी। साथ ही हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से पूरी कर दी गई है। इस पर केंद्र की ओर से पहल होना बाकी है। इस बार सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हमारे राज्य से हैं, इसलिए विकास कार्य को और गति मिलेगी। इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं। सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो, और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ। उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम
जहाँ पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो। तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यात्रा का जो हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, यात्रा प्राधिकरण भी इस पर बहुत गहनता से काम कर रहा है, सभी से बातचीत भी करेगा, सबके विचार भी लेगा, उसके बाद हम इसको धरातल पर उतारेंगे। बद्रीनाथ उपचुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी। इसी को लेकर कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश गोदियाल ने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में लोकल कार्यकर्ता को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा और उस उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। विनम्रता के भाव से ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र के जो हैं और जो ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करते हुए, पार्टी के प्रति ईमानदारी से बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। तो पार्टी आकलन करेगी और जो वहां के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये उनका हक है, ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जितनी मेरी हैसियत और ताकत है, वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित निजी कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से सभी कंपनियों में वेतन बढ़ा दिया गया है, लेकिन उनकी कंपनी अब भी वेतन नहीं बढ़ा रही है। बता दें कि कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी न केवल उन्हें उचित वेतन देने में असफल रही है, बल्कि उनका ESI और PF भी नहीं काटा जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर कंपनी अपनी मनमानी पर अड़ी रही तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं अब तक इस पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ड्यूटी है सर, बोलते हैं कि ओवर टाइम करते हैं, हम 8 घंटे रुकते हैं, 8 घंटे में हमें 2 घंटे रोकते हैं। अब 2 घंटे में काम नहीं हुआ तो हमारी गलती थोड़ा है ना, वो गलती इनकी है जो नीचे से माल नहीं आ रहा है, तो उसकी गलती है ना। ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि 2 घंटे काम नहीं आया तो तुम्हारे घंटे काट दो। ये बोलते हैं कि HR वाला कि MD ने बोल दिया मुझे 2 घंटे काट दो इनके। ये हमारे हर महीने 2 घंटे ऐसे करके कभी 10 घंटे काटते हैं, कभी 12 घंटे ड्यूटी काटते हैं पूरी। और इस बार वर्करों की किसी की 2 ड्यूटी, किसी की 3 ड्यूटी, किसी की 4 ड्यूटी ऐसे उड़ा रखी है। पेमेंट हमारा इनके 7 तारीख में पेमेंट होना चाहिए, 12 में, 15 में, 20 में, 25 में ऐसे हमारा पेमेंट करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां के स्थानीय नेताओं का विरोध प्रदर्शन आए दिन सामने आता रहता है और कई आतंकी संगठनों से भी धमकियां सुनने में आती रहती हैं। इस क्रम में जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले की खबर सामने आई है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष रवि देव आनंद हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने घटना का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी घटना से हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। साथ ही ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार सियासी नेताओं को बताया जो धारा 370 के हटने को गलत बताकर आतंकी संगठनों को उकसाने का काम करते हैं। जो तीर्थ यात्रियों के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा कायराना हमला करते हुए और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, बस का ड्राइवर घायल हो गया, बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, उसमें 10 लोग मारे गए, अनेक लोग घायल हुए। इस प्रकार के आतंकवादियों के ये दोबारा से जो ये घटनाएं बढ़ी हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बजरंग दल की जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ की यात्रा में पूरे देश भर के जो लोग आते हैं और उनको एक प्रकार से डराने धमकाने की ये कार्रवाई है।
और जो अन्य इस प्रकार के वहाँ के स्थानीय जो नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, ये उसके लिए जिम्मेदार है। काली सेना के संयोजक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम परस्ती छोड़कर सबके लिए काम करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में आपने यदि मुस्लिम परस्ती की तो फिर कभी आपका बेटा लोकेश वापस नहीं आएगा। वहीं मोदी सरकार से मुस्लिम आरक्षण को तत्काल समाप्त करने की मांग की और कहा कि आप इन 5 सालों में जो कड़े निर्णय लेने की बात कह रहे थे उसमें एक मुस्लिम आरक्षण भी होना चाहिए। बता दें कि स्वामी आनंद स्वरूप ने जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की निंदा भी की। चंद्रबाबू नायडू को ये समझना चाहिए कि बहुत दिनों बाद सत्ता उनके घर लौट करके आई है। चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों ने वोट नहीं किया है, लेकिन मुसलमान के पक्ष में बोलना एक फैशन सा बन गया है। चंद्रबाबू नायडू जी, यदि यह देश सेकुलर है तो सबके लिए व्यवस्था सोचनी चाहिए। अब आप कह रहे मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा और हम बढ़ाएंगे उसको, तो चंद्रबाबू जी, ये जनता है, सब जानती है। लेकिन यदि मुस्लिम परस्ती आपने की तो फिर कभी वापस आपका बेटा लोकेश भी नहीं आएगा और आप भी नहीं आएंगे। यह मांग करते हैं मोदी सरकार से कि यह जो मुस्लिम आरक्षण है उसको तत्काल समाप्त किया जाए देश भर से। आप इन 5 वर्षों में जो कड़ा निर्णय लेने के लिए कहे थे तो उसको आरक्षण से मुक्त करके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक नगर पालिका, नगर निगम और अन्य निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं और 3 सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। वहीं मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट और अवमानना नोटिस पर भाजपा का कहना है कि न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि निकाय चुनाव बेहतर ढंग से हो, उस पर सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है और हम तो न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में निकाय चुनाव बेहतर ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि जो हमने जो रीजन्स रहे हैं, ये जो रीजन्स है, उनको भी उन रीजनों से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव कराने को लेकर के कटिबद्ध है और समय पर जिस प्रकार से क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हैं और बहुत सारे हमारे जो हैं जो गणनाएं होती हैं, जो हमारी सीट्स होती हैं, कहाँ रिजर्वेशन होना है, कहाँ किस न्यायालय को जो जो चीजें न्यायालय ने मांगी है उनको उससे भी अवगत कराएं। जोशीमठ तहसील को अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह नैनीताल जिले की कोशिया कुटोली तहसील के नाम बदलकर कैंचीधाम तहसील कर दिया है। केंद्र सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी, जिसका नाम ज्योतिर्मठ था। देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने जब ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी तो उसका नाम तो पहले से ज्योतिर्मठ है। अपभ्रंश होके जो है अंग्रेजों के जमाने में ज्योतिर्मठ को रा का उच्चारण नहीं कर सकते, उच्चारण करने में कोई दिक्कत रही होगी या अपभ्रंश होकर के वो जो सीमठ हो गया ज्योतिर्मठ की जगह, तो उसको हमने पुरानी पहचान दिलाने का काम किया है। और हमारी सरकार जो पुरातनिक जो पहचानें होती हैं, जो परंपरा के साथ जुड़ी हुई पहचानें हैं, जो शास्त्रों में जो नाम उसी के अनुसार हमने उनका नाम देखिए पहचान जो होती है, देखिए किसी स्थान की जो पहचान होती है उसके नाम से ही होती है। और हम सब लोग सनातनी लोग हैं, सनातनी संस्कृति, सनातनी सभ्यता को मानने वाले लोग। निश्चित रूप से जब सनातनी लोग पढ़ते हैं तो उसका नाम ज्योतिर्मठ ही होता है। तो अब प्रेरेंस होकर जोशीमठ हो गया, तो अब उसको बेहतर करने का काम, जो चीज कोई अगर जो खराब हो गई उसको बेहतर करने का काम सरकार का, तो अच्छा काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 जून से 16 जून तक जल उत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लुआघाट के ग्राम पाटनी के झूमाधुरी सांस्कृतिक मंच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने देवदार के वृक्षों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है। इसके बाद गीता धामी ने उपजिला चिकित्सालय जाकर मरीजों का हालचाल जाना।
इस दौरान लोगों ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की समस्याओं के बारे में गीता धामी को अवगत कराया और समाधान की मांग की। हमारी जिम्मेदारी है और ये प्रकृति हमेशा हरी भरी रहे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कितना ये गंभीर मुद्दा बन चुका है, कितनी बड़ी परेशानी हमारा सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व भर के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें सभी की जिम्मेदारी है अधिक से अधिक रूप में वृक्षारोपण करें और ये जलवायु जो है परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमारा ये वातावरण हमेशा शुद्ध रहे, शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिलती रहे, शुद्ध जो है हवा मिलती रहे, फल फूल इत्यादि मिलता रहे। उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार और कुमाऊं की आयरन लेडी के रूप में विख्यात डॉक्टर इंदिरा हृदय की पुण्यतिथि पर ढोईपाला नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में इंदिरा हृदय 4 बार विधान परिषद के लिए चुनी गई। उत्तराखंड के विकास और उत्तराखंड में सड़कों के जाल के लिए उनके योगदान को उत्तराखंड कभी नहीं भूलेगा। 13 जून 2021 को दिल्ली में उनका निधन हुआ था। उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक और कांग्रेस जनों के हृदय में इंदिरा हृदय हमेशा रहेंगी। मंगलौर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल जो है वो तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन पलवल से दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं 18 साल पहले मंगलौर में चुनाव लड़ने आए करतार सिंह भड़ाना एक बार फिर मंगलौर के विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भड़ाना ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। दावेदारी तो पहले कर चुके हैं, अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें वो सेवा का मौका दें। मालिक की इच्छा है, कुछ मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। मालिक की कोई इच्छा नहीं तो 18 साल की बजाय 4 साल में 5 साल बाद लिया था, 10 साल बाद लिया था। लेकिन अब हो सकता है कि मेरी जनता की समाज की जो दुआएं कबूल हो गई हैं और उनका कुछ इनाम या प्रभु की कृपा होने वाली है, ऐसा लगता है। हर आदमी को खुद अपना ही नज़र आता है। अब मेरे से क्या पूछना, मुझे को तो मैं ही नज़र आऊँगा। अगर मुझे ये नज़र नहीं आएगा कि मैं जीतूँगा तो मैं आऊँगा क्यों। हर आदमी ये सोच के आता है कि हम जीतेंगे, अब जिताना तो उसका काम है। मेरा मुद्दा यही है कि कुछ ऐसा कर जाना चाहता हूँ जो सदियों तक मेरा मंगलौर ही नहीं, उत्तराखंड और मेरा देश मुझे याद करे। इस तरह का काम करके गरीब के लिए मकान, दुकान, रोजगार, हॉस्पिटल, पानी, सफाई, अच्छा जीने का तरीका इस लायक करना चाहता हूँ। सितारगंज के ग्राम थारू बघोरी के पास बिजटी रोड पर एक कैंटर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला के शव को कैंटर के नीचे से निकाला गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निवासी थारू बघोरी, उम्र लगभग 40 साल है। इनको 108 द्वारा हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पलटने इनके ऊपर सारी रास्ते में जा रही हुई, तो ट्रॉली पलटने से इनकी मृत्यु हुई। हमारे द्वारा इनको मृत घोषित करके पुलिस सूचना यहाँ से दे दी गई। सबको पंचनामे के लिए यहाँ से भेज दिया गया। लोहाघाट में मैक्स वाहन का अचानक दरवाजा खुल गया, जिससे हादसा हो गया। वाहन में बैठे लोग गिर गए, जिससे दोनों लोग घायल हो गए हैं। घायल दोनों महिलाओं को चलते वाहन से बाहर गिरते देख मौके पर मौजूद युवाओं ने अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में दोनों का इलाज जारी है। दोनों महिलाएं खतरे से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपरिवार भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने जलाभिषेक किया और लोक कल्याण की कामना की।
वहीं उप मुख्यमंत्री को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने और पुजारियों ने केदारनाथ में व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपरिवार भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने जलाभिषेक किया और लोक कल्याण की कामना की। वहीं उप मुख्यमंत्री को मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने और पुजारियों ने केदारनाथ में व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। चंपावत जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते एक बार फिर से जंगल धधकने लगे हैं। बीती रात लोहा घाट के पूर्ति के जंगलों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग से वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलते ही लोहा घाट फायर स्टेशन प्रभारी चंदन राम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फायर टीम को मौके पर भेजा और जिसने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो चंपावत जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते एक बार फिर से जंगल धधकने लगे हैं और बीती रात लोहा घाट के फोर्ती के जंगलों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। आग की सूचना मिलते ही लोहा घाट फायर स्टेशन प्रभारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फायर टीम को मौके के लिए रवाना किया, जिसने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।